हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सीरीज के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का ये सेक्शन जिसमें कि म्यूज़िक और डांस आता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है इस सेक्शन में। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम्स बल्कि यूपीएससी, अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स और इवन एसएससी में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का आरएएस एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला। उसमें भी एक क्वेश्चन इस सेक्शन से मैचिंग फॉर्म में पड़ा हुआ था। क्वेश्चंस ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा इजी था, बट वो इजी तो तभी होगा जब आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये चौथा लेक्चर। तो उत्तर प्रदेश को वो भूमि माना जाता है जहाँ पर भारत मुनि जी ने अपनी नाट्य शास्त्र का कंपाइलेशन करा था। नाट्य शास्त्र आप सभी को पता होगा कि ये पहली फॉर्मल बुक मानी जाती है जो कि म्यूजिक और डांस पे आधारित है। ठीक है। सामवेद जो है उसमें भी 7 स्वरों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिनको कराहर प्रिया के नाम से भी उसमें लिखा गया है। गंधर्व वेद में म्यूजिक के बारे में बताया गया है, इसको साइंस ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें वीणा के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करा गया है। फिर आपका कौशिकी और जामिनिया ब्राह्मण है, इसमें भी म्यूजिक, डांस और वाद्य यंत्र यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 6th से 12th सेंचुरी के बीच में म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ था। तो कश्यप मुनि, शार्दुल मुनि, दत्तिल, अभिनव गुप्त और हरिपाल ये उस समय के ग्रेट म्यूजिशियंस माने जाते हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे चल के ये भक्ति ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से म्यूज़िक डेवलप हुआ। फिर मेडिवल इंडिया में इसको मुगल्स के रॉयल कोर्ट में भी जगह मिली। मुगल के रॉयल कोर्ट जो कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या, बांदा और दतिया में जो रॉयल कोर्ट्स थे वहाँ पे जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसको पैट्रोनाइजेशन मिला था। आप सभी को पता होगा कि अकबर के कोर्ट में तानसेन, हरिदत्त नाम के और बैजू बावरा नाम के 3 महान म्यूजिशियंस होते थे, है ना। आपने ये मूवीज़ में भी देखा होगा, जोधा अकबर में भी देखा होगा, और जो और भी मुगल के बारे में ये मूवीज़ आपकी बनी हैं उसमें भी आपने ये देखा होगा, है ना। इंडिया का जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक आपका होता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा कार्नेटिक म्यूज़िक। तो जो आपका हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये आपका नॉर्दर्न इंडिया में यानी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट है। जो आपके जो मुगल म्यूज़िक है, जो पर्शियन म्यूज़िक जिसको कहते हैं, उसमें इसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ठीक है। बाकी आपका कार्नेटिक म्यूज़िक, तो कार्नेटिक म्यूज़िक आपका सदर्न इंडिया यानी दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक। तो जो हिंदुस्तानी ब्रांच है क्लासिकल म्यूज़िक की ये नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप हुई थी, जहाँ पे उत्तर प्रदेश भी आपको सबको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया या फिर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में
स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो हिंदुस्तानी ब्रांच है क्लासिकल म्यूजिक का, उसमें शुद्ध स्वर सप्तक देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्टेव ऑफ नेचुरल टोन्स। आपने जब स्कूल में म्यूजिक के लेक्चर्स लिए होंगे, जो म्यूजिक क्लास होती थी, आपको स्टार्टिंग किससे कराई जाती थी कि भाई 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, फिर आप लोग इसी को रखते थे, म्यूजिक का टेस्ट होता था, बड़ा राग निकाल निकाल के बोलते थे सारे गामा, है ना। तो वही आपका शुद्ध स्वर सप्तक है, यानी कि ऑक्टेव ऑफ नेचुरल टोन्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इसके 10 स्टाइल्स सिंगिंग के डेवलप हुए। ठीक है, अब हम लोग हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सेक्शन जो है उसमें से आपको पता तो सब कुछ होना चाहिए कि कौन सा स्टाइल क्या है, या फिर कौन सा गीत है वो किस ओकेजन में गाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें से सेक्शंस हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और वो आपको स्पेसिफिकली नोट डाउन भी करने हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता आपको सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का सिंगिंग स्टाइल है वो है ध्रुपद। ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद जो है इसका ओरिजिन वैदिक है, यानी ये वैदिक ओरिजिन से संबंध रखता है, और जो पुराने समय में मंदिर होते थे वहाँ पे ये गाया जाता था। ठीक है, अब इसकी मेन फीचर क्या होता है कि गाना गाने से पहले एक आलाप इसमें लिया जाता है ना। आपने देखा होगा कुछ म्यूजिक में, या फिर कुछ अभी भी मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ध्रुपद के बारे में बात होती है, या फिर ध्रुपद गाया जाता है, या फिर कुछ घराने भी सुने होंगे जो ध्रुपद पे बेस्ड हैं। तो आपने देखा होगा कि ये लोग म्यूजिक से पहले एक आलाप लेते हैं, जैसे आ करके पहले एक आलाप लिया जाता है, उसके बाद जो गाने का सेक्शन है वो चालू होता है ना। तो मुगल कोर्ट में भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। 3 वहाँ पे मास्टर्स थे जो कि ध्रुपद म्यूजिक के थे अकबर के कोर्ट में। वो थे तानसेन, हरिदास और बैजू बावरा। ठीक है, तानसेन के बारे में आपने सभी ने पढ़ा भी होगा या फिर सुना भी होगा, है ना। अब ध्रुपद म्यूजिक है, इसको जो डिवाइड करा जाता है वो घराना के बेस पे डिवाइड करा जाता है। ठीक है, जो कि बानी या फिर वाणी पे बेस्ड होते हैं। ठीक, अब इसमें से जो दादरी घराना है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से लिंक्ड है। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है ख्याल। ख्याल का डेवलपमेंट जो है वो ऐसा माना जाता है कि आमिर खुसरो जी ने करा था। ठीक है, और शर्की सुल्तान थे जो जौनपुर स्टेट के मोहम्मद शर्की, इनके राज्यकाल में इसको ख्याल को प्रोमिनेंस मिली थी। ठीक है, ख्याल की जो कंपोजिशन है उसको बंदिश कहा जाता है, और जैसे कि आपने ये आपका ध्रुपद में था, ध्रुपद में आलाप होता है, उसी तरीके से ख्याल में तान दी जाती है पहले। ठीक है, फिर ख्याल को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है इसके कंपोजिशन को, बड़े ख्याल और छोटा ख्याल। ठीक है, तो जो बड़ा ख्याल है इसको स्लो टेम्पो में गाया जाता है, यानी कि जो इसका बोलने का ढंग होता है या फिर गाने का ढंग होता है ये थोड़ा धीमे होता है, जबकि जो छोटा ख्याल होता है इसको जल्दी जल्दी गाया जाता है। ठीक है, अब ख्याल के जो 2 घराने हैं, किराना और आगरा, ये उत्तर प्रदेश से लिंक्ड हैं। ठीक है, फिर तीसरा है तराना। इसको
भी माना जाता है कि आमिर खुसरो ने ही डेवलप करा था, और ये रिदम पे बेस्ड होता है, ठीक है। और हमेशा एक इसका ये फीचर होता है कि इसको हमेशा जल्दी जल्दी गाया जाता है, ठीक। जैसे आपका ख्याल था, ख्याल को 2 पार्ट में गाया जाता है, धीमे और तेज। वैसे ही तराना जो है, तराना को सिर्फ तेज गाया जाता है, ठीक है। अब तराना सिंगर जो हैं एक उत्तर प्रदेश के पॉपुलर, वो हैं पंडित रतन मोहन शर्मा, जो कि मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, ठीक। फिर चौथा है ठुमरी। ये सेमी क्लासिकल म्यूजिक स्टाइल है, ठीक है, और भक्ति म्यूजिक से इन्फ्लुएंस्ड है। इसकी थीम जो है वो रोमांटिक और डिवोशनल होती है, यानी कि प्रेम गीत और भगवान से रिलेटेड जो गीत होते हैं वो इसके मेन थीम हैं, ठीक है। और जो कंपोजिशन इसकी होती है वो हिंदी, ब्रज भाषा और अवधी डायलेक्ट में होती है, ठीक। बनारस और लखनऊ घराना जो है वो ठुमरी के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। और बेगम हजरत महल, जिनके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, और लखनऊ में इनके नाम से एक महल भी है, वो इस स्टाइल की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है। फिर गज़ल, इसको भी माना जाता है कि आमिर खुसरो ने ही डेवलप करा था, और इसमें क्या होता है कि कपलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी गज़ल सुनी भी होगी, तो रिदमिक कपलेट्स होती हैं। जैसे कि हम लोग शायरियाँ बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पहली लाइन है उसी से रिलेटेड जो दूसरी लाइन होती है ना, तो सेम इसमें भी होता है। कपल का मतलब दो, है ना, तो 2 लाइनें जो होती हैं वो एक ही रिदम पे होती हैं, ठीक। और ऐसे कपलेट्स एक गज़ल में 15 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका जो थीम है वो सिर्फ लव पे बेस्ड है, और सूफी इन्फ्लुएंस इसमें में देखने को मिलता है, ठीक है। गज़ल जो है वो पर्शियन प्रोज ट्रेडिशन से संबंध रखती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले पर्शिया में गज़ल का शुरुआत की गई थी, और वो इंडिया में आई और उर्दू और हिंदी में प्रचलित हुई, ठीक है। सबसे पहले पर्शियन में चालू हुई थी, बाद में उर्दू और हिंदी में आई, ठीक है। इसके बाद पहले तो सिर्फ प्यार पे बेस्ड होता था, यानी कि जो इसकी थीम थी वो सिर्फ लव होती थी, लेकिन बाद में लव, सेपरेशन और भी काफ़ी कंटेम्परेरी जो इश्यूज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। फिर छठवां जो है वो आपका होरी है। होरी सेमी क्लासिकल सिंगिंग है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलर है, ठीक है। इसको भैरवी और ठुमरी के साथ गाया जाता है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि होरी जो है वो चैत यानी चैती, सावन और कजरी, ठीक है, ये जो हैं ये सीजनल सॉन्ग्स हैं होरी के, ठीक है। चैती चैत में गाया जाता है, सावनी सावन में गाया जाता है, और कजरी, कजरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अलग से डिस्कस इसमें करेंगे, तो ये हम आपको अभी ना बता के बाद में बताएंगे, ठीक है। फिर इसको ढामर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ढामर ताल के साथ गाया जाता है। अब जो होरी है, आपको लग भी रहा होगा होरी होली से रिलेटेड है ना, तो ये जो है ये कृष्ण लीला, कृष्ण राधा कृष्ण जी की जो लीला थी, है ना, जो होली के समय इसको बेसिकली गाया जाता है, ठीक है। राधा कृष्ण लीला इसका पॉपुलर थीम है, ठीक। फिर सातवां आपका है टप्पा, जो कि सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक है, और इसकी जो थीम है ये लव है, यानी प्यार है।
इसमें क्या है कि जो लवर्स होते हैं उनके जो भाव भंगिमाएं होती हैं, यानी कि जो उनके अंदर के भाव होते हैं उनको इस टप्पे के थ्रू दिखाया जाता है। फिर आपका है चतुरंग। चतुरंग जो है ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके गाया जाता है। इसकी जो कंपोजिशन है वो 4 पार्ट्स में करी जाती है, जिसमें से ख्याल, तराना, सरगम और पारन। पारन क्या है? ये तबले और पखवाज में जो थाप दी जाती है उसको पारन कहते हैं। ठीक है, तो चतुरंग नाम से ही पता चल रहा है, चतुर यानी कि 4। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। इसके 4 कंपोजिशन होते हैं, ख्याल, तराना, सरगम और तबला और पखवाज पे थाप। ठीक है, फिर आपका राग सागर। इसमें एक ही कंपोजिशन के अंदर यानी एक ही सॉन्ग के अंदर कई तरीके के राग देखने को मिलते हैं। एक सॉन्ग के अंदर 8 से 12 डिफरेंट टाइप्स के राग और लिरिक्स इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर सरगम। इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन के जो शब्द होते हैं उसके बजाय इसमें नोट्स जो होते हैं सिंगिंग के उसको गाया जाता है, और मींद, गमक, कान और खटका ये इसके ऑर्नामेंटेशन होते हैं। ठीक है, ये आपका जनरली की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख गई है, डबल एल। ठीक है, इसको नॉर्मली मीडियम टेम्पो में गाया जाता है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा तेज गाया जाता है ना ही बहुत ज़्यादा धीमे गाया जाता है। ठीक है, और आलाप और तान के जो पोर्शन होते हैं उनके बीच में एक गैप दिया जाता है। ठीक है, अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, काफी, पीलू और वृंदावनी सारंग राग जो हैं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब जो कजरी है, कजरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी आरएएस 2021 के एग्ज़ाम में कजरी को मैचिंग फॉर्म में पूछ लिया गया था। ठीक है, कि ये किस महीने में गाई जाती है। ठीक, तो कजरी जो है वो बेसिकली सावन महीने में गाई जाती है। सावन आप सभी को पता होगा, बारिश का मौसम है ना, अगस्त। ठीक है, भोजपुरी के साथ साथ इसको मैथिली और मगही लैंग्वेज में भी गाया जाता है। डायलेक्ट्स जिसको कहते हैं, लैंग्वेज नहीं, डायलेक्ट्स में गाया जाता है। ठीक, कजरी की ओरिजिन जो है वो मिर्ज़ापुर से चालू हुई थी, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, जो कि आप सभी को पता होगा। जब हम लोगों ने मैप बेस्ड करा था तो दिखाया था उसमें कि मिर्ज़ापुर जो है वो किस रीजन में आता है, पूर्वांचल रीजन में। ठीक है, इनिशियली इसको गाया जाता था विंध्यवासिनी देवी जी के ऑनर के लिए। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसमें राधा कृष्ण जी के लव अफेयर्स को भी इंक्लूड करा गया। ठीक है, श्रृंगार रस का इसमें भरपूर उपयोग होता है, और थीम्स क्या होती हैं इसकी, रेनी सीजन, बिछड़ना और जो लव एपिसोड्स हैं राधा कृष्ण जी के। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कजरी के बारे में तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। पहला, कजरी किस महीने में गाया जाता है। ठीक है, दूसरा, कजरी का ओरिजिन आपको हमने बताया, कजरी का ओरिजिन कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कजरी की थीम क्या है, रेनी सीजन, सेपरेशन एंड द लव एपिसोड्स ऑफ राधा कृष्ण। ठीक है, इसमें किसका किस रस की अधिकता होती है, श्रृंगार रस। ठीक है, ये 4 के अलावा कजरी से और कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक,
कजरी सॉन्ग को फीमेल्स जो हैं वो ग्रुप में गाती हैं, जिसको ढुलमुनिया कजरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 4 मेन रीजन है कजरी के, जिनको अखाड़ा कहते हैं, जिसमें से पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा हो गया, जहांगीर अखाड़ा हो गया, अक्खड़ अखाड़ा हो गया और बैरागी अखाड़ा हो गया। ठीक है, ये 4 अखाड़े हैं कजरी के। ठीक है, अब कुछ प्रोमिनेंट जो सिंगर्स हैं, जो फेमस सिंगर हैं, वो हैं मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी, उषा गुप्ता, उर्मिला श्रीवास्तव। ठीक है, ये आपको ध्यान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगर्स हैं और ये अखाड़े हैं। ठीक है, बाकी मेन वो 4 ही जो टॉपिक्स हमने बताए थे कजरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है रसिया। ये ब्रज यानी मथुरा रीजन, मथुरा वृंदावन रीजन का मोस्ट फेमस सॉन्ग है। ठीक है, इसमें थीम क्या है? ये राधा कृष्ण जी के प्रेम प्रसंगों के बारे में, यानी लव एपिसोड्स जो हैं राधा कृष्ण जी के, उसके बारे में ये गाने होते हैं। ठीक है, स्पेशली इसको होली के समय पे गाया जाता है और गाने के साथ ही साथ इसमें एक बड़ा सा ढोल होता है, उसके साथ इसको गाया जाता है। ठीक है, तो रसिया उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ रसिया में आपको ये पता होना चाहिए कि लव एपिसोड्स हैं राधा कृष्ण के और होली के समय पे गाया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा आ गया बिरहा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसकी जो थीम है बिरहा की वो क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे पॉपुलर फोक सॉन्ग्स में से एक है और मोस्टली ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, बिरहा गीत आपने सुना होगा, ये जो गाजीपुर रीजन हो गया इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है कि ये उन नवविवाहित महिलाओं के जो भाव हैं उनको प्रकट करता है जो कि अपने हस्बैंड से बिछड़ी हुई हैं। ठीक है, बिहारी यादव जो हैं गाजीपुर के, इनको पहला बिरहा सिंगर माना जाता है। ठीक है, फिर फाग। फाग को होली के ओकेजन में गाया जाता है। आप सभी जब कभी गांव गए होंगे या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि होली में फाग गीत गाते हुए टोलियां निकलती थी, है ना? तो फाग वही है ना? इसकी थीम क्या होती है? ये नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है और साथ ही साथ राधा कृष्ण के लव अफेयर्स पे आधारित है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे माना जाता है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर बंजारा और नजावा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं कि ये तेली कम्युनिटी इसको गाती है। ठीक है, फिर पनवारा और हालदुलपथ, ये बुंदेलखंड रीजन के सॉन्ग्स हैं और जो पनवारा है वो डांस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मतलब कि गाते 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 इसमें डांस भी किया जाता है। ठीक है, फिर नौका झक्कड़, ये जो बार्बर कम्युनिटी होती है इनके कम्युनिटी में ये पॉपुलर होता है नौका झक्कड़। ठीक है, फिर इसूरी फाग, ये बुंदेलखंड रीजन का पॉपुलर फोक सॉन्ग है और हरताल इसूरी के नाम पर ये आधारित है, जो कि फोक पोएट थे झांसी के। ठीक है, थीम इसकी क्या है? जो रूरल कल्चर है बुंदेलखंड का उसको ये दर्शाता है। ठीक है, फिर नकटा, ये अवध और पूर्वांचल रीजन में पॉपुलर है। हम लोग नकटोरा के नाम से भी इसको पॉपुलरली जानते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको नकटोरा भी कहते हैं। ठीक है, रागिनी और ढोला, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पॉपुलर हैं। ठीक,
ये जो है ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको हम अलग से बता भी देंगे, ठीक। मासिया ये मुस्लिम कम्युनिटी का सैड सॉन्ग है, ठीक है। इसकी थीम क्या है कि ये इमाम हुसैन के, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद, जो इनके मोहम्मद साहब हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के, उनके ग्रैंड सन हैं, ठीक। उनके जो शहीदी है उसके लिए मासिया गाया जाता है, ठीक है। फिर चैती, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये चैत्र मंथ में गाया जाता है। चैत्र आप सभी को पता होगा, मार्च से लेके अप्रैल के बीच में पड़ता है। चैत्र नवरात्रि भी हमारे उसी समय पड़ते हैं, हिंदू नववर्ष, ठीक है। हम लोगों ने लगातार पिछले 2 लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, चैत्र, है ना। तो जो चैती सॉन्ग्स हैं ये आपके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर हैं। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, इन सब जगहों पे चैती काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। थीम क्या है इसका? लव, नेचर एंड सेलिब्रेशन ऑफ होली। देखिए आपको पता है चैत्र महीने पे ही होली होती है ना। तो इसकी ये थीम तो होना तय है, ठीक है। अब इस चैती का एक जो अलग बात है वो ये है कि हर एक पंक्ति के बाद, यानी हर एक लाइन के बाद इसमें राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी गाना गाया, कोई भी एक लाइन गाई गई गाने की, उसके बाद राम शब्द का प्रयोग किया जाएगा दूसरी लाइन गाने से पहले, ठीक है। और ये इसलिए भी है क्योंकि चैत्र मास की जो नवमी है, जिसको हम लोग राम नवमी के तौर पे जानते हैं, उस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है। अब ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि इन फोक सॉन्ग्स के साथ कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं। तो ढोल, नगाड़ा, ढाप, झांझ, झांझर, है ना, शंख, घुंघरू, झुनझुना, मृदंग, घंटी, रणसिंघा, सारंगी, थाली, वीणा, तुराही, चिमटा और बीन, ठीक। ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इन फोक सॉन्ग्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब भक्ति ट्रेडिशन के अंडर में म्यूजिक का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ठीक है। 3 पॉपुलर रीज़न थे भक्ति ट्रेडिशन के, भक्ति कल्ट के। आपने आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर अगर किसी भी चीज़ का पढ़ा होगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको ये बात पता होगी कि भक्ति कल्ट के लिए मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, ये 3 मेन सेंटर्स थे, ठीक है। तो इन जगहों पर भक्ति ट्रेडिशन के अंडर में म्यूज़िक भी डेवलप हुआ, ठीक है। रामानंद जी के जो शिष्य थे सुरसुरानंद, ये 12 डिसिपल्स में से एक थे, 12 शिष्यों में से एक। इन्होंने 500 बंदिश ध्रुपद की लिखी थी, ठीक है। और इनको हम लोग रामानंदी ध्रुपद के नाम से भी जानते हैं, ठीक। स्वामी वल्लभाचार्य जी जो थे उन्होंने पुष्टि संप्रदाय की शुरुआत करी थी मथुरा वृंदावन में, ठीक। और इन्होंने जो सॉन्ग्स थे उनको डेवलप करा था ऐसा मोड ऑफ डिवोशन, ठीक है, इन द वर्शिप ऑफ टेम्पल्स। थीम क्या रखे गए इनके? कृष्ण लीला। भाई मथुरा वृंदावन का कोई भी गाना हो और उसमें श्री कृष्ण और राधा जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो थीम्स क्या क्या है इसकी? कृष्ण लीला। कृष्ण भक्ति सेक्ट जो है, जो भी कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो अष्ट प्रहार उपासना को मानते हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए आपको ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता होगी तो आप अपने बड़ों से भी ये बात पूछ सकते हैं कि जो प्रहर होता है, ठीक है, प्रहर हर 3-3 घंटे के बाद चेंज होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम होता है, वो हर 3-3 घंटे के बाद
चेंज होता है। ठीक है, तो टोटल आपके पूरे दिन के अंदर 8 प्रहर होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का एक, 8 इंटू 3 24। ठीक है, 24 घंटे एक दिन में, तो यानी कि 8 प्रहर पूरे होते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो 8 प्रहर में ये लोग क्या करते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स हर एक प्रहर पर गाए जाते हैं। ठीक है, विट्ठलनाथ जी जो थे स्वामी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, इन्होंने 8 पोएट्स का एक समुदाय चालू करा था जिसको अष्टचाप के नाम से जाना जाता है। और ये 8 जो पोएट्स थे वो थे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, सॉरी, चतुर्भुज दास, कुंभदास, चीत स्वामी दास, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। ठीक है, सूरदास जी ने सूरदासी मल्हार कंपोज करा है। ठीक, और स्वामी हिथारी वंश जो थे, इनको श्री कृष्ण जी की बांसुरी का इनकारनेशन माना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये इतना अच्छा और मुग्ध करने वाले संगीत गाते थे कि इनको श्री कृष्ण जी की बांसुरी का अवतार माना जाता था। ठीक है, स्वामी हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और ध्रुपद स्टाइल में टेम्पल्स पर गाना चालू करा था। साथ ही साथ इन्होंने डगरवाणी ध्रुपद सिंगिंग की जो एक पॉपुलर सिंगिंग है उसको चालू करा था। साथ ही साथ गोबर हर स्टाइल चालू करा था, जिसके अंडर में इन्होंने श्री केलिमल और अष्टदास पद चालू करा था। ठीक, स्वामी हरिदास जी ने ही तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग और गोपाल नायक को मालकौंस राग सिखाया था। ठीक है, दीपक राग आप लोगों को पता होगा कि ऐसा नहीं माना जाता था कि तानसेन जी जब गाते थे दीपक राग तो दीपक जो होते थे वो अपने आप जल जाते थे। बैजू बावरा जब मेघ राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी, बादल आके, है ना। तो ये जो हैं तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक, ये स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य हैं। ठीक, हरिदासी सेक्ट के 5 मेन सेंटर हैं, बांके बिहारी टेम्पल, निधिवन, गोरेलाल टेम्पल, रसिक बिहारी और ठट्टी स्थान। ठीक, हरिदास जयंती को बहुत ही धूमधाम से मथुरा रीजन में मनाया जाता है और इसी दिन ध्रुपद मेला का भी आयोजन किया जाता है, जो कि जहाँ पे इंडिया के टॉप जो म्यूजिशियंस हैं वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन, सुगम गीत, सुगम संगीत जिसको कहते हैं। देखिए, सुगम यानी कि जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, है ना। तो जो भी गाना, जो भी संगीत है जो आसानी से गाया जा सकता है वो सुगम संगीत है। ठीक, अब इसमें क्लासिकल और फोक सॉन्ग्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक, सुगम संगीत में आता क्या क्या है, फोक सॉन्ग हो गया, आपका बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए, भजन हो गए, शबद हो गए, कव्वाली, अभंग, भतियाली, तेवरम और कीर्तन। ठीक है, ये सारे सुगम संगीत के अंडर में आते हैं। अब इनमें से भजन और कव्वाली जो है वो उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भजन जो है वो बेसिकली भक्ति मूवमेंट से संबंध रखता है और जो टिपिकल जो थीम्स होती हैं भजन की वो भगवान के जीवनी और रामायण और महाभारत पर आधारित हैं। ठीक है, भजन के जो लिरिक्स हैं वो ऐसे रखे जाते हैं कि सभी को समझ में आए। ठीक है, सिंपल मेलेडी इसकी रखी जाती है ताकि जो जनमानस है, जो कि नॉर्मल सब लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को भजन की एक एक लाइन, एक एक पंक्ति का अर्थ समझ में आए। ठीक है, और इसको एक या फिर एक से ज्यादा राग में भी गाया जाता है। ठीक,
आप कभी किसी भजन में गए होंगे, भजन संध्या में गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे पूरी एक टोली बैठती है, भजन मंडली, कुछ लिए होते हैं ढोलक, कुछ चिमटा, ढपली, मंजीरा, है ना, कुछ चम्मच थाली भी लेके बैठते हैं, है ना। और जब गाया जाता है तो एक अलग ही माहौल निकल के आता है। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में जो भजन गाया जाता है उसका एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है ना। भजन से रिलेटेड जो आपके पॉपुलर लोग हैं वो हैं मीराबाई। आपको पता होगा मीराबाई श्री कृष्ण जी की उपासक, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जी, है ना। ये सारे पुराने समय के पॉपुलर सिंगर्स हैं भजन के। और अगर मॉडर्न सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, मनोज तिवारी, ये सब प्रेजेंट डे भजन सिंगर्स हैं। ठीक। फिर कव्वाली। कव्वाली को आमिर खुसरो जी से लिंक करा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कव्वाली की शुरुआत आमिर खुसरो जी ने ही करी थी। डिवोशनल म्यूजिक है जो कि हमारे सूफी ट्रेडिशन से लिंक्ड है और इसको सूफी मज़ारें जो हैं, सूफी श्राइन्स जो हैं, वहाँ पे कव्वाली परफॉर्म करी जाती है। जो शब्द हैं यानी लिरिक्स हैं जो कव्वाली के, उसको उर्दू, पंजाबी और हिंदी इन 3 भाषाओं में लिखा जाता है और कभी कभी अवधी और ब्रज भाषा का भी प्रयोग होता है। ठीक है। कव्वाली या तो फिर सिंगल कोई एक सिंगर गा सकता है या फिर 2 लीड सिंगर्स होते हैं और एक पीछे टीम होती है। आपने देखा होगा कभी किसी मूवी में आपने देखा होगा या फिर कभी कव्वाली की कोई आप ऑर्गेनाइज जहाँ पे करा गया हो वहाँ पे आप गए हो तो आपने देखा होगा या फिर एक अकेला कव्वाल गा रहा होगा, नहीं तो फिर 2 लीड सिंगर्स होंगे जो कि एक एक करके गाएंगे। एक पंक्ति एक ने गाई, फिर दूसरे ने गाई और पीछे जो टीम बैठी होती है वो ताली बजाती है और बाकी जो ढपली, ढोलक, तबला ये जो होते हैं वो बजाते हैं, है ना। तो जो टीम होती है वो मोस्टली 8 मेंबर्स तक की होती है जिसमें से आपके 2 लीड सिंगर्स हो गए। ठीक है। अब कव्वाली में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? तबला, ढोलक और हारमोनियम। ठीक है। फिर गजल। गजल को भी ऐसा माना जाता है कि आमिर खुसरो जी थे, उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी और इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं गजल को, है ना। तो इसमें क्या होता है, रिदमिक कपलेट्स होती हैं। आपको बताया भी हमने कपलेट्स क्या होती हैं, जो कि 15 से एक्सीड नहीं करती हैं। ठीक है। थीम इसकी पहले तो सिर्फ और सिर्फ लव ही थी, लेकिन फिर बाद में इसकी थीम में सेपरेशन और बाकी कंटेम्परेरी इश्यूज को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। पर्शियन प्रोज ट्रेडिशन का एक पार्ट है जो कि इनिशियली पर्शियन लैंग्वेज में चालू करा गया था, बाद में ये उर्दू और हिंदी में भी पॉपुलर हुआ। ठीक। अब अगर उत्तर प्रदेश के गजल गायक की बात करें तो दुष्यंत कुमार जी जो हैं वो हिंदी गजल के मामले में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक। तो ये जो हमारा म्यूज़िक का सेक्शन है, म्यूज़िक का लेक्चर है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप इसमें से देखिए इम्पोर्टेंट क्या है वो आप फिर से एक बार देख लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट में याद रखना है तराना, ठुमरी, होरी, कजरी, बिरहा। फाग में आपको पता होना चाहिए थीम क्या है और कब गाया जाता है। सोहर, चैती। ठीक है। हमें लगता है ये वाली एक स्लाइड मिस कर गई थी बीच में।
चलिए इसके बारे में आपको एक बार बता देते हैं। कहारवा, नाम से ही पता चलता है, कहार कास्ट जो है, कहार आपको पता होगा, जो देखा होगा आपने, डोली जो लेके चलते हैं शादी के बाद जब विदाई होती है दुल्हन की, तो जो डोली लेके चलते हैं वो कहार कहलाते हैं, ठीक है। तो जो कहार कास्ट है वो इसको वेडिंग्स के समय पे गाती है। सोहर, ये अवध रीजन में पॉपुलर है, और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इसको गाया जाता है। थीम इसकी क्या रहती है, ये ह्यूमंस की लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करता है, ठीक। फिर आल्हा, ये बुंदेलखंड रीजन पे है, पॉपुलर है। और आल्हा जो है, आल्हा और उदल, ठीक है, ये दो हीरोज थे जो कि राजा परमार जो थे महोबा के, उनकी सेना में थे, ठीक है। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए आल्हा सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यकीन मानिए ये जो लेक्चर सीरीज है, इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं हमारे साथ, तो आपका आर्ट्स एंड कल्चर उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रह जाएगा जो कि आपको ना आता हो, ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है, आप हर हालत में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर की हम लोग समाप्ति करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म्स के साथ। थैंक यू वेरी